हेलो फ्रेंड्स, टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं प्राची आप सभी के लिए आज एविडेंस का टॉपिक लेके आई हूँ और आज से हम एविडेंस की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो एविडेंस बेसिकली आप देख सकते हैं, एविडेंस जो है हमारा एविडेरे वर्ड यानी लैटिन वर्ड है ये एविडेरे, जिसका मतलब होता है टू मेक क्लियर, टू द साइट और टू डिस्कवर क्लियरली। ये हमारा सेक्शन 3 ऑफ द एविडेंस एक्ट में डिफाइन है। सेक्शन 3 एविडेंस एक्ट का डेफिनेशन सेक्शन है और डेफिनेशन सेक्शन में एविडेंस का मतलब दिया हुआ है। इट सेज एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, उसमें ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात की गई है। ओरल एविडेंस का अगर हम देखें इलेबोरेट सेक्शंस तो वो आपको पता चलेगा कि ओरल एविडेंस वैसे एविडेंस को हम कहते हैं जनरली विटनेस ड्रिवन स्टेटमेंट होता है coming from the person who has himself saw that or who has himself heard something. So that could be regarded as oral evidence. In certain conditions, opinions also could be regarded as an evidence. We will see. Although oral evidence always should be direct. ये जो कहते हैं हम 3 cardinal principles, एविडेंस लॉ के 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल होता है बेस्ट एविडेंस रूल। पहला प्रिंसिपल होता है एविडेंस मस्ट इन ऑल द केसेस शुड बी रिलेटेड टू द मैटर इन इशू और द फैक्ट इन इशू। एंड एक प्रिंसिपल इसका ये भी होता है बेस्ट एविडेंस रूल, बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल द केसेस। एंड हियरसे एविडेंस विच इज़ द सेकेंड रूल, hearsay evidence should not be given in any of the in circumstances, but hearsay evidence को भी हम रिगार्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी, जैसे कि हम देखते हैं डाइंग डिक्लेरेशन के केसेस में, या फिर अदर सेक्शंस हैं अवेलेबल, उसके लिए हम बात करेंगे कि hearsay एविडेंस किस किस चीज़ों पे हम दे सकते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो डेफिनेशन है हमारा एविडेंस का, उसमें हम उसमें डेफिनेशन में इंक्लूडेड है ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी आता है। आफ्टर द रिवैम्प ऑफ द आईटी एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में माना जाता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वैसा चीज़ जो लिखा हुआ है, जो लिथोग्राफ्ड है बाय वे ऑफ, लिथोग्राफ्ड का मतलब वो जो खुदा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है, या फिर कोई पिक्चर है, ठीक है, इन सब चीज़ों से, या कोई कैरिकेचर है, उसमें कोई ड्राइंग है, दैट कुड ऑल्सो बी रिगार्डेड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को अगर फिर से हम डिवाइड करें तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एविडेंस as well as a secondary evidence. Primary evidence are those evidences जो कि ओरिजिनल एविडेंस होता है। ओरिजिनल एविडेंस को हम जनरली प्राइमरी एविडेंस एविडेंस बोलते हैं, जबकि कुछ सर्कमस्टांसेस में कुछ ऐसे परिस्थितियाँ बन जाती हैं जब आपके पास ओरिजिनल एविडेंस नहीं होता है। उस स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में सेकेंडरी एविडेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 एविडेंस कुड बी ईदर प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। अब प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस किस सर्कमस्टांसेस में सेकेंडरी एविडेंस देते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ाई करेंगे जब हम पढ़ेंगे प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। इस वीडियो में हम एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं कि एविडेंस लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एविडेंस एक्ट जो है वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में नहीं अप्लाई करता है। अब क्यों नहीं अप्लाई करता है, आप देखे होंगे सेक्शन 19 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट क्लियरली ये बोलता है कि जो सीपीसी के प्रोविजंस हैं या जो एविडेंस एक्ट के आपके प्रोविजंस हैं वो एक्सक्लूड होते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में। इट इज़ एन इनफॉर्मल प्रोसीडिंग, इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है इसमें, और अगर इसको लेंदी बनाया जाए और इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट किया जाए तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग भी एक लीगल प्रोसीडिंग के जैसा ही हो जाएगा, और ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इसको नहीं माना जाएगा, फास्ट रिजोल्यूशन ऑफ केसेस नहीं होगा। यही सब रीज़न है जिसके कारण आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में आपका एविडेंस लॉ नहीं अप्लाई करता है। अब बात करते हैं एफिडेविट। एफिडेविट को भी एक एविडेंस कंसिडर नहीं किया जाता है। एविडेंस एक्ट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसके 11 चैप्टर्स हैं।
जनरली अगर आप देखे जाए ऑन द ब्रॉडर बेसिस, तो पहला पार्ट है जो रेलेवेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस को देखता है, जो दूसरा पार्ट है वो प्रूफ से रिलेटेड एडमिशन को ये एविडेंस को देखता है। उसके बाद होता है इवैल्यूएशन ऑफ द एविडेंसेस। तो इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंसेस की बात करें तो विटनेस, क्रॉस एग्जामिनेशन, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पार्ट 3 में देखते हैं। वहीं आपके 11 चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स में अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें, जिसको कि समझना बारीकी से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आइए अब ये देखते हैं, एविडेंस जो है, एविडेंस बेसिकली आप कोर्ट में देते हैं या फिर वो प्रिज्यूम किया जा सकता है। कोर्ट में जो एविडेंस देते हैं वो तो आप ये आपका ड्यूटी होता है कि उसको आप प्रूव कर सकें। अब 3 वर्ड्स है विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 3, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। प्रूव्ड फैक्ट वैसे फैक्ट को बोलते हैं, या प्रूव एविडेंस वैसे एविडेंस को कहते हैं जिसका इन प्रोबेबिलिटीज़ एग्जिस्टेंस जो है, ऐसे आप प्रूव कर रहे हैं कि कोर्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ इन रीजनेबल प्रोस्पेक्ट एज अ रीजनेबल मैन थिंक कि वो सपोजिशन ऑफ फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रूफ। डिसप्रूव्ड का मतलब, प्रूव और डिसप्रूव्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, और डिसप्रूव्ड का मतलब वैसे प्रूफ जिसको कोर्ट इन ऑल सपोजिशन एज अ रीजनेबल मैन उसको उसके सपोजिशन को एग्जिस्ट नहीं माने, तो उसको हम बोलते हैं डिसप्रूव्ड फैक्ट। लेकिन वैसा एविडेंस, वैसा प्रूफ जो कि ना तो प्रूव हुआ है ना तो डिसप्रूव हुआ है, तो वैसे कंडीशन में उसको हम बोलते हैं नॉट प्रूव, विच इज़ नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। अब बात करते हैं, ये तो बात हुआ कि एविडेंस जब कोर्ट में आता है तो उसका प्रूविंग कैसे होता है, या तो प्रूव होगा, या तो डिसप्रूव होगा, या नॉट प्रूव्ड होगा, बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस। ये तीनों वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन होता है नेचुरल सर्कमस्टांसेस में, या जो बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं आज के दिन में, आज के डेट में, या फिर जो विद द सीरीज ऑफ द एक्ट्स ऐसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे कुछ प्रिज्यूम भी किया जाता है, बिकॉज इन द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थिंग्स वैसा माना जाता है कि ऐसा ही हुआ होगा, इसका जो रिजल्टेंट एस्पेक्ट है वो यही ही आया होगा। तो प्रिजम्पशन बेसिकली आपके सेक्शन 4 में दिया हुआ है, ये मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ में डिवाइडेड है। मे प्रिज्यूम, सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि प्रिजम्पशन जो है वो बेसिकली प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हो सकता है या प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हो सकता है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हमेशा ही रिबटेबल होगा, हमेशा ही उसको मे प्रिज्यूम में हम कंसिडर करते हैं, और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है वो रिबटेबल भी हो सकता है, इररिबटेबल भी हो सकता है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो रिबटेबल है उसको हम शैल प्रिज्यूम कहते हैं, और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो कि इररिबटेबल है उसको हम कंक्लूसिव प्रूफ कहते हैं। तो मे प्रिज्यूम में कोर्ट कैन आस्क फॉर द एविडेंस, कैन नॉट, मे आस्क फॉर द एविडेंस फॉर द प्रूफ ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। शैल प्रिज्यूम में कोर्ट विल say that okay fine, I presume that this thing has happened, but it is a rebuttable presumption of law। तो अगर सामने से कुछ ऐसा चीज़ आए जो रिफ्यूट करे, वो जो फैक्ट्स है उसको रिफ्यूट करे, तो उस रिबट किया जा सकता है उस प्रिजम्पशन को। कंक्लूसिव प्रूफ में कोर्ट विल इन ऑल प्रोबेबिलिटीज एसेंशियल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज़ मेट विथ, तो कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम कर लेगा कंक्लूसिवली कि ये एग्जिस्ट हुआ ही होगा, तो उसको बोलते हैं हम कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का सेक्शन आप सेक्शन 41 और सेक्शन 112 में देख सकते हैं। सेक्शन 41 जो है जजमेंट इन रेम है, और सेक्शन 112 जो है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड है, कि अगर एक सर्टेन सर्कमस्टांसेस में इन द लॉफुल वेडलॉक और आफ्टर द वेडलॉक 280 डेज़ के अंदर में अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसको लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाता है। ये आपका होता है 112 में, जिसको बोलते हैं लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड का प्रिजम्पशन। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की। तो एविडेंस जो है वो कैसे फैक्ट्स का दिया जाता है, वो या तो रेलेवेंट फैक्ट होगा या फैक्ट इन इशू होगा। अब रेलेवेंट फैक्ट जो है वो आपका सेक्शन 6 से 55 जो पार्ट है उसमें दिया हुआ है। उसमें प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट जस्ट है, नेचुरली अकर कर रहे हैं सर्कमस्टांसेस में, अकरेंस ऑफ इवेंट्स उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर कोई मोटिव, कंडक्ट,
प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, परेड, प्ली ऑफ एलिबाई, इस तरह के जो सेक्शंस हैं, एडमिशन, कन्फेशन, इन अगर सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेलिवेंट फैक्ट या रेलिवेंसी के प्रोविजंस। हाउएवर कोई फैक्ट रेलिवेंट तो हो सकता है बट इट नीड नॉट बी ऑलवेज एडमिसिबल इन लॉ। एडमिसिबिलिटी का जो प्रोविज़न है या डिस्क्रिशन है इज़ ऑलवेज ऑन द कोर्ट, एंड इन इंडिया वी बिलीव इन लीगल रेलिवेंसी एंड नॉट लॉजिकल रेलिवेंसी. Although it may look like that it is a logical fact, but it would again depend on section 136 and court has to admit that thing to exist. तो ये हो गया आपका एडमिसिबिलिटी एंड रेलिवेंसी. फैक्ट इन इशू के बारे में दिया हुआ है आपका सेक्शन 3 में, डिफ़ाइन किया हुआ है. फैक्ट इन इशू इज़ बेसिकली वैसे फैक्ट्स को हम बोलते हैं जैसे कि मान लीजिए ए ने मर्डर किया बी को. अब क्या ए का इंटेंशन था बी को मारने का या फिर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था फ्रॉम द साइड ऑफ बी. तो इन सब चीज़ों को का अगर क्वेश्चन अराइज होता है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज फैक्ट इन इशू. थैंक यू.